आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। क्या? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। यह राज्य होता है कहाँ? तिब्बत, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। कहाँ? ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, तिब्बत में। ये जो है ना, इंडस और सतलुज का जो सोर्सेज है उसके बहुत नज़दीक है। क्या है? इंडस और सतलुज का जो सोर्स है उससे बहुत नज़दीक है। और यह लॉन्गर देन द इंडस है, इंडस से भी ज़्यादा लंबी है। यह ईस्ट में बहती है। कहाँ बहती है? ईस्ट की दिशा में बहती है। इसका नामचा बरवा जब पहुँचती है, नामचा बरवा एक पर्वत है, इसका हाइट 77-57 मीटर है। जैसे केटू कंचनजंगा है, काराकोरम केटू कंचनजंगा, फिर आपको माउंट एवरेस्ट है, उसी तरफ का नामचा बरवा एक पर्वत की चोटी है जो कि 77-57 मीटर है। इट टेक्स अ यू टर्न। क्या है? यू टर्न लेते हुए और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में जॉर्ज के थ्रू इंटर करती है। क्या करती है? जॉर्ज के थ्रू इंटर होती है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग। और ये ज्वाइन करता है दिबांग। इसका जो सहायक नदी है वो दिबांग है, लोहित है और बहुत सारी है जो कि असम में मिलती है। ब्रह्मपुत्र जो है सांगपो बोला जाता है तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है तिब्बत में? सांगपो। कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। और बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना। वाई से नहीं, जे से, JAMUNA, जमुना, बांग्लादेश में। आगे देखते हैं दोस्तों, तिब्बत में जो ये बहुत कम वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब ले चलते हैं, क्योंकि वह अपर कोर्स है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे ड्राई और कोल्ड एरिया है तो वहाँ पे सिल्ट भी कम होती है। क्या होती है? सिल्ट भी कम होती है। यहाँ पे रीजन ऑफ हाई रेनफॉल है। क्या है? इंडिया में रीजन ऑफ हाई रेनफॉल है, जिसके कारण लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर होती है और उसके अनुसार आपका सिल्ट भी होती है। मतलब सिल्ट डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ वाटर पे। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि सिल्ट जो है डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ वाटर पे। जितना ज़्यादा आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा उतना ही ज़्यादा उसके रिस्पेक्ट में सिल्ट होगा। ठीक है। उसके बाद रेनी सीजन में रिवर जो है फ्लड्स भी आते हैं। इस रिवर में फ्लड भी आते हैं, आसाम में खास करके और बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र जो है वो मार्क्ड होता है ह्यूज डिपोजिट्स के कारण। क्या से मार्क होता है? ह्यूज डिपोजिट्स के कारण। अब देखते हैं हम लोग, इसमें एक खासियत है, यह जो रिवर है ना, अपना जो चैनल है वो फ्रिक्वेंटली शिफ्ट कर लेता है। क्या करता है? बदल लेता है। आगे देखते हैं हम लोग द पेनिनसुलर रिवर। क्या? द पेनिनसुलर रिवर। इसमें मेन जो है ना आपको फॉर्म वेस्टर्न घाट्स होगा, जो कि नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न घाट कहाँ है? आपको बताया गया था फिजियोग्राफी में चैप्टर 2 में कि वेस्टर्न घाट्स जो है पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट है, जो कि एक रेंज में बना हुआ है। क्या है? एक रेंज में है वेस्टर्न कोस्ट के वेस्टर्न घाट्स। अब इसको देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं। महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो कि ईस्ट वार की ओर फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जाती है, वहाँ पे अपना ड्रेनेज को ख़त्म करती है। मतलब जो ये सब जो रिवर है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो बंगाल की ओर जाती है, बंगाल की ओर बहती है। और जो सब जो रिवर है वो अपने माउथ पे डेल्टा निर्भर करती है, डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। नर्मदा तापी जो है वो वेस्ट की ओर बहती है और ये लोग एस्चुरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एस्चुरी बनाते हैं। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो बहुत कम होता है कंपेरेटिवली हिमालयन के वजह द्वारा कम होता है। स्टार्ट करते हैं नर्मदा बेसिन से। नर्मदा जो है अमरकंटक हिल से, अमरकंटक हिल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो अमरकंटक हिल जो है वहीं से आपको नर्मदा राइज होती है। क्या होती है? नर्मदा राइज होती है अमरकंटक से। यह बहती है वेस्ट में। कहाँ बहती है? वेस्ट में बहती है, रिफ्ट वैली के फॉर्म करते हुए। क्या बनाते हैं? रिफ्ट वैली को फॉर्म करते हुए। क्यों बनाती है? क्योंकि फॉल्ट होता है इसमें, ड्यू टू फॉल्टिंग। फॉल्ट के कारण इसमें रिफ्ट वैली का निर्माण करते हुए वेस्ट की ओर बहती है। पिक्चर्स की लोकेशंस मतलब होता है कि आपको पिक्चर लेने लायक लोकेशन जो होता है ना, उन्हें हम लोग पिक्चर्स की लोकेशन बोलते हैं। तो नर्मदा जो है बहुत सारे ऐसे लोकेशंस का निर्माण करती है। अब देखते हैं हम लोग मार्बल रॉक्स है जो जबलपुर में डीप जॉर्ज बनाते हुए निकलते हैं। धौधर फॉल्स है, वहाँ भी नर्मदा रिवर का ही बनती है। नर्मदा
रिवर कंजर्वेशन मिशन जो स्थापित हुआ था कहाँ से हुआ था? मध्य प्रदेश के कारण स्कीम हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं नमामि देवी नर्मदे। क्या बोलते हैं? नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा बेसिन कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट कवर करता है और गुजरात का, एमपी और गुजरात में है। आगे देखते हैं तापी। तापी सतपुरा रेंज से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतपुरा रेंज से, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। यह फ्लो करती है नर्मदा के पैरेलल में रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, नर्मदा में भी रिफ्ट वैली था और यहाँ भी आपको रिफ्ट वैली मिल रही है, जो कि नर्मदा के पैरेलल में होगी, लेकिन लेंथ में इसका छोटा होता है। ये पार्ट कवर करती है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। कहाँ कहाँ? एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। इसमें कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है, जो कि बहुत छोटी है, नैरो है। इसका कोस्टल रिवर है जो शॉर्ट है। क्या है? कोस्टल रिवर शॉर्ट है। इसका मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार है। गोदावरी के लिए हम बोलते हैं, गोदावरी जो है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। क्या है? लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इसका जो राइज होता है स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में, जो कि महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से है। इसका लेंथ 1500 किलोमीटर। यह बे ऑफ बंगाल में ड्रेन्स होती है। ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। महाराष्ट्र में इसका है, एमपी में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में इसका ड्रेनेज बेसिन है। गोदावरी जो है कि बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ज्वाइन किया जाता है, जैसे कि पूर्णा, वारधा, प्रणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इसको दूसरा नाम से बोलते हैं दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या ना बोलते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से। ये एक कम्पिटिटिव क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाने जाते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? कहाँ बोलिए। आपका आंसर होगा गोदावरी बेसिन। क्या बोलते हैं उसको? गोदावरी नदी को हम लोग बोलते हैं दक्षिण गंगा। अब देखते हैं महानदी। महानदी जो है हाईलैंड से छत्तीसगढ़ में, ये उड़ीसा से होते हुए बहते हुए आपको बे ऑफ बंगाल में जाती है। कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में। इसका लेंथ ऑफ रिवर 860 किलोमीटर है और ड्रेनेज बेसिन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। अब कृष्णा बेसिन देखते हैं। कृष्णा बेसिन महाबलेश्वर के से निकलती है। 1400 किलोमीटर इसका लेंथ है। बे ऑफ बंगाल में जाकर ये ड्रेन होती है। इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुशी एंड भीमा। इसका ड्रेनेज एरिया क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। कावेरी बेसिन में देखिए आप, कावेरी बेसिन ब्रह्मगिरी रेंज में वेस्टर्न घाट से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। बे ऑफ बंगाल में कहाँ गिरती है? तमिलनाडु के कुड्डलोर के बगल में। तमिलनाडु में कुड्डलोर नामक जगह है, उसके दक्षिण में ये आकर गिरती है। टोटल लेंथ कितना है इसका? 760 किलोमीटर। इसका ट्रिब्यूटरीज ध्यान रखिएगा, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। कौन कौन सा है? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। इसका बेसिन जो ड्रेन्स पार्ट है वो है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। एक फैक्ट से ध्यान रखिएगा, सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल जो है वो रिवर कावेरी बनाती है, जिसको लोग बोलते हैं शिव सुंदरम फॉल्स। क्या कहते हैं? शिव समुद्रम फॉल्स। क्या नाम है इसका? शिव समुद्रम फॉल्स। यहाँ पे है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है और जिसका सप्लाई मैसूर, बेंगलुरु और कोलार गोल्ड फील्ड में करते हैं। कहाँ होती है? मैसूर, बेंगलुरु एंड कोलार गोल्ड फील्ड में। इसका जो ट्रिब्यूटरीज है दामोदर, ब्राह्मणी और सारे रिवर जो है वह है दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा नदी। आगे देखते हैं लेक्स। लेक्स में हम लोग ध्यान रखिएगा, आपको डल लेक, बहुत सारे आप लेक को जानते हो। लेक मतलब होता है झील, तो डल लेक हो गया, वुलर झील हो गया, बहुत सारे हैं, आप उनको जानते होंगे।
यहाँ पे आप लोग मेनली विजिट होता है, टूरिस्ट स्पॉट हो जाता है, विजिट करते हैं लोग बोटिंग के लिए, स्विमिंग के लिए और वाटर गेम्स खेलने के लिए बहुत लोग यहाँ पे जाते हैं। इंडिया में बहुत सारे लेक्स हैं जो डिफ़र करते हैं साइज़ में, कैरेक्टरिस्टिक में। कुछ लेक परमानेंट होते हैं, कुछ ड्रेनिंग सीजन के टाइम में ही अपना रेनी सीजन के द्वारा ही टाइम में ही अपना वाटर रखते हैं। कुछ इनलेट ड्रेनेज होते हैं सेमी एरिड रीजन में। कुछ ग्लेशियर्स और एसिड्स के द्वारा होते हैं। एक चीज़ देखे थे आप लोग, वहाँ बोले थे ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक देखिए, अ meandering रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फ्रॉम्स कट ऑफ्स दैट डेवलप्स इनटू अ ऑक्सबो लेक्स। अब वहाँ आपको हम बताते हैं। देखिए मान के चलिए एक ये रिवर है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे बह रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे जो रिवर है, वो रिवर का जो ये एरिया है, वो आपको इधर यहाँ से जो ऐसे 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 मिल जाएगी इसमें। और जो ये एरिया है, ये वाला ये ये एरिया है, वो आपको यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो जो कि अब आपको ये एक जो है वो ऑक्सबो लेक हो गया, जो कि बैल के खुर के आकार का होता है। कैसा होता है? बैल के खुर के आकार का, जो कि आपको ऐसा नज़र आता है और ऐसे ये रिवर का बहाव हो जाता है। ये आपको, या ऐसे ऐसे बोलिए आप, ऐसे आपका रिवर का बहाव हो गया और यहाँ पे आपका एक ऑक्सबो लेक बन गया। मिएंडर होता है, ये जो है वो मिएंडर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चिल्का झील हो गया, पुलिकट झील लेक हो गया, कोलेरू झील हो गया। सांभर लेक है जो राजस्थान में स्थित है, जो कि साल्ट वाटर लेक है। कौन सा लेक है? साल्ट वाटर लेक है। इसका इस्तेमाल, इसके वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है साल्ट बनाने में। ठीक है। फ्रेश वाटर लेक के लिए हिमालय रीजन में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो कि इसका ओरिजिन होता है ग्लेशियर से। वुलर लेक हो गया कश्मीर में। कुछ जो होता है ना कि रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी का होता है। और स्नो वुलर लेक जो है वो, सॉरी, वुलर लेक जो है वो कॉन्ट्रास्ट में है कि वहाँ पे आपको स्नो मेल्ट के द्वारा हो, एक टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा वुलर लेक बना है। क्या से बना है? टेक्टोनिक एक्टिविटी का है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ऐसा कौन सा रिवर है जो कि टेक्टोनिक प्लेट से बना है। तो आपको डल लेक, भीमताल, नैनीताल लोग तक 3-4 दिए जाएंगे और उसमें एक वुलर डाल जाएगा, तो उसमें हो जाएगा वुलर। या तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वैसा कौन सा रिवर है जो कि स्नो मोल्ड से नहीं बना है, उसमें हो जाएगा वुलर लेक हो जाएगा, डल लेक होगा, भीमताल हो जाएगा, नैनीताल हो जाएगा। उसमें आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा, वुलर लेक। नेक्स्ट देखिए, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स के अलावा कुछ जो ऐसे है कि यहाँ पे हाइडल पावर प्लांट के द्वारा हम लोग लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि गुरु गोविंद सागर जो था लेक, भाखरानगर प्रोजेक्ट जो है वो लेक्स जो है ह्यूमन बींग के लिए बहुत ज़्यादा काम अच्छा करता है। जैसे कि आपको हो गया, वहाँ पे आपको बोटिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो इसमें इकोनॉमिक कंडीशन भी इसका अच्छा रहता है। क्या होता है? इकोनॉमिक कंडीशन भी इसका अच्छा रहता है। वहाँ से आप लोग सिंचाई भी कर लेते हैं। हाइडल पावर प्लांट को हम लोग डेवलप भी कर सकते हैं, जो कि बिजली के लिए आपको सहायता हो जाएगा। इसका क्लाइमेट जो सराउंडिंग है उसको बनाए रखता है। जैसे कि जहाँ पे आपको मतलब लेक है, झील है, तो वहाँ के पानी की कमी तो बहुत कम चांस है। वहाँ का सिंचाई की व्यवस्था जो आपको उस पर निर्भर हो सकती है। अगर पानी नहीं आ रहा है तो आप वहाँ से पानी का बहाव कर ले जा सकते हैं। फिर इसका मेंटेन द एक्वेटिक सिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होती है, मछलियाँ होती है, उसके अंदर जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन होती है। इन्हेंस नेचुरल ब्यूटी जो है वो उसको भी इन्हेंस करती है। टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है और रिक्रिएशन प्रोवाइड करती है। मतलब कि कुछ जो एक्टिविटी होते हैं, कुछ जो क्रिएटिव एक्टिविटी होते हैं वो लेक में प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि होलोग्राम हो जाता है, जैसे कि 3D प्रिंटिंग होता है, जो आप लोग कहीं कहीं आप देखते होंगे दिखाया जाता है 3D प्रिंटिंग। और रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, क्या है? रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। रिवर्स से क्या सहायता होता है इकोनॉमी? अब देखिए, रिवर्स जो है ना शुरू से ही आपको, आप देखिएगा तो इकोनॉमी में बहुत सहायता करती है। जैसे कि आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखे होंगे, आप एक मोहनजोदारो मूवी आया था वो भी देखे होंगे। तो वहाँ पे आपको मेनली क्या होता है, देखते हैं कि वो रिवर के कारण ही बहुत सारा, एक जो मोहनजोदारो था
या जो नगर था वो सुरक्षित था। तो ये ह्यूमन हिस्ट्री में ही आपका रिवर्स का बहुत महत्व है। तो जो कि रिवर्स है तो वाटर जो है तो एक जो हम लोग का जो ऊपर में देखते हैं पदार्थ वो जो पदार्थ वाटर है वो ऊपर है, वो जो फर्स्ट और प्राइमरी सोर्स हो गया हमारा। लेकिन उसके पीछे हम लोग का जो बहुत सारे सेटलमेंट्स होते हैं, सभ्यताएं हैं, वो रिवर के किनारे ही विकसित हुए हैं। आप देखिएगा तो आपको मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, हड़प्पा सभ्यता हो गया, बहुत सारी सभ्यताएं। ये मेनली होता है इरिगेशन के लिए होता है इस्तेमाल, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए मेनली। ये 4 चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन एंड एग्रीकल्चर। तो इरिगेशन और एग्रीकल्चर आप एक ही बोल सकते हैं। और नेविगेशन होता है कि जैसे कि कोई सामान आपको ये ले जाना है कानपुर से पटना, तो आप गंगा के थ्रू लेकर आ सकते हैं, गंगा नदी के थ्रू आ गया। या पटना से आपको कोलकाता ले जाना है तो गंगा नदी के थ्रू आपको चला जाता है। हाइड्रो पावर जनरेशन हो गया, मतलब कि वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसको हम लोग हाइड्रो पावर जनरेशन करते हैं। फिर हो गया रिवर पोल्यूशन। क्या है ये जो है ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विकसित है, इसी चलते नमामि गंगे प्रोग्राम चला था कि वहाँ के रिवर जो पोल्यूशन है वो हमारा कम हो। तो रिवर पोल्यूशन देखते हैं। रिवर पोल्यूशन पहले देख लेते हैं। पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन तो जो अनवांटेड मटेरियल जो है ना, जो अनवांटेड मटेरियल है किसी भी स्वच्छ चीज़ में घुल मिल जाता है तो हम लोग पोल्यूशन होता है। क्या होता है? वो पोल्यूशन होता है। तो वही रिवर पोल्यूशन है। तो मतलब रिवर में कुछ ऐसा अनवांटेड मटेरियल जो कि वहाँ के सिस्टम के लिए, वहाँ के इकोसिस्टम के लिए या वहाँ में रहते वाले पदार्थों के लिए वो सही नहीं है वहाँ पे, या उसकी जो वाटर का जो कैपेसिटी है, वाटर का जो लेवल है, जो शुद्धता प्योरिटी का लेवल है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर दे, तो हम लोग रिवर पॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिवर पॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें मेनली क्या है, चार पाँच होंगे। डोमेस्टिक्स हो सकता है, म्यूनिसिपल्स हो सकता है, इंडस्ट्रियल्स हो सकता है, एंड एग्रीकल्चर डिमांड, एग्रीकल्चर से भी हो सकता है। लिखा ही हुआ है कि डिमांड जो है कि वो इफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ वाटर का। क्या इफेक्ट करता है? क्वालिटी ऑफ वाटर का। जैसे इंडस्ट्रियल इफेक्ट, इंडस्ट्रियल से कैसे होता है? देखिए इंडस्ट्रियल में जैसे है ना कि इंडस्ट्रियल में कोई वाटर का यूज़ किया और उसको हम लोग मतलब अनट्रीटेड स्वेज की तरह हम लोग बहा देते हैं। अनट्रीटेड को फिर शुद्ध नहीं करते हैं और ऐसे ही बहा देते हैं। जैसे कानपुर में देखिए कितना गंगा मैली हो चुकी है। तो आपको मतलब जो इंडस्ट्री से जो भी निकलते हैं कूड़ा कचरा सब, उसको हम लोग गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लैक होते हैं। तो इंडस्ट्रियल इफेक्ट्स को तो मतलब इसे चाहिए कि उसको स्वेज को ट्रीट करके आराम से निकालें। फिर इसमें एक और जो है वो इफ़ेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ वाटर को भी और सेल्फ क्लींसिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर को। मतलब जो भी कैपेसिटी ऑफ वाटर है, से अपने आप से वाटर को शुद्ध करने की जो कैपेसिटी होती है उसको भी ये इफेक्ट करता है। जो अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आया है, इस सब के कारण भी वाटर का इफेक्ट होता है। पोल्यूशन लेवल जो है बहुत सारे रिवर का इंक्रीज हो गया है। एक कोटेशन है, ध्यान रखिएगा, लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश वाटर। ये एक आपको दिया गया थिंक सोचने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश, आप खाए हुए मतलब 10 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए हुए आपको या पानी का बिना इस्तेमाल किए हुए आप कितना दिन तक रह सकते हैं? आपके हमारे शरीर में ही पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके साथ मतलब एक्सरसाइज देखिएगा तो आपको लगभग सब कुछ बन जाएगा, सब चीज़ कवर कर दिए हैं आपको। इसी साथ लेक्चर समाप्त होता है और आपका चैप्टर भी। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।